10 मई की सुबह उज्जवल, चमकदार और साफ थी। पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी से गणमान्य व्यक्तियों और दुनिया भर के नेताओं से घिरा हुआ था, जो अभिषेक अर्थात शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व ही मुझे सम्मान प्रदान करने आ रहे थे। यह समारोह दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। शरद ऋतु पतझड़ के उस सुहावने दिन मेरी बेटी जैनानी मेरे साथ थी। सबसे पहले मंच पर द्वितीय उपराष्ट्रपति पद के लिए श्रीमान डी क्लर्क को शपथ दिलाई गई। उसके बाद थाबो मकेबी को प्रथम उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि मेरे संविधान का पालन और सम्मान करूंगा और स्वयं को गणतंत्र और उसके नागरिकों की भलाई के लिए समर्पित करूंगा। एकत्रित हुए मेहमानों और संपूर्ण संसार में देख रहे लोगों से मैंने कहा, आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति के दौरान इस नई जन्मी स्वतंत्रता को सम्मान और उम्मीद प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक चली असामान्य मानवीय त्रासदी के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। हम लोग जिन्हें बहुत लंबे समय तक जातिवाद की नीतियों के कारण अलग रखा गया, आज हमें अपनी मिट्टी पर दुनिया के राष्ट्र की मेजबानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अपने सभी गणमान्य अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, जो हमारे देश के लोगों की न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की जीत में साथ देने आए हैं। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी नागरिकों को लगातार चल रही गरीबी की बेड़ियों से, उत्पीड़न से, तकलीफ़ों से, लिंग व अन्य भेदभावों से मुक्त करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये सुंदर धरती फिर से एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव करेगी। ऐसी महान मानवीय सफलता का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता शासन करे, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। कुछ ही क्षणों पश्चात हम सभी ने सम्मान और भय भरी नज़रों से ऊपर देखा, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और सैनिकों को ले जाने वाले बड़े हवाई जहाज की एक शानदार कतार उत्तम संरचना बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते हुए गुजरी। यह केवल सटीक अर्थात और सैन्य बल का प्रदर्शन मात्र ही नहीं था, बल्कि ये प्रजातंत्र, एक नई सरकार जो स्वतंत्र और सही तरीके से चुनी गई थी, के प्रति सैन्य निष्ठा का परिणाम था। कुछ क्षण पहले ही दक्षिण अफ्रीका सेना और पुलिस के सर्वोच्च अधिकारियों ने अतीत में जिनके सीने रिबन और मेडल से सजे हुए थे, मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी की शपथ ली। मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था कि कई जेटों ने वी आकृति में नए दक्षिण अफ्रीकी झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुएं के निशान बनाए। बाद और मेरे अपने जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले गोरे लोगों ने अपने आपसी झगड़ों का निवारण किया और अपने ही देश के काली चमड़ी वाले अश्वेत लोगों के खिलाफ एक रंग भेद की प्रणाली खड़ी कर दी थी। जो ढांचा उन्होंने बनाया था, उसने दुनिया से
पहचाने जाने वाले सबसे कठोर, सबसे निर्दयी समाजों को आधार प्रदान किया। अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में और मनुष्य के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में वह व्यवस्था हमेशा के लिए पलट गई है और उसकी जगह ऐसी व्यवस्था ने ले ली है जो चमड़ी के रंग को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानी जाती है। हमारे 2 राष्ट्रीय गान गाए जाने से वो दिन मेरे लिए यादगार बन गया। गोरे लोगों के समूह ने नक्शी सिकेलल आई अफ्रीका और अश्वेतों ने गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान डाई स्ट्रेम गाया। हालांकि उस दिन कभी भी समूह को राष्ट्रगान की धुन नहीं पता थी जिसे उन्हें कभी निम्न स्तर का समझा था। जल्दी ही वे शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। यह दिन मेरे हजारों नायकों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया था। वे लोग जिनकी पीड़ाओं और साहस को गिना या चुकाया नहीं जा सकता। मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे मुझे पूर्व के दिनों में भी लगता रहा कि मैंने उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों जो मेरे सामने शहीद हुए थे का जोड़ हूँ। वह लंबी और पवित्र रेखा समाप्त हो गई थी और अब पुनः मेरे साथ प्रारंभ हुई थी। मुझे दुख था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सका और वे लोग यह नहीं देख सकते थे कि उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त किया है। शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन मैं इतिहास के एहसास से बहुत अभिभूत था। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पीड़ादायक एंग्लो वॉर युद्ध से कुछ वर्ष रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को गहरा और कभी नहीं भरने वाला घाव दिया था। हम सभी को इस गहरे घाव को भरने में यदि कई पीढ़ियां भी नहीं लगी तो कई वर्ष अवश्य लगेंगे। लेकिन दशकों के अत्याचार और बर्बरता का एक अवांछित प्रभाव पड़ा था और वह ये था कि इसने हमारे समय के ओलिवर टाम्सवा व वाटर शिशुलुस द चीफ लुथुलिस द ल्यूसुफ दादूस द ब्राउन व्यक्ति जिनके जैसा शायद ही कभी कोई जाना जाएगा संभवत इस तरह के उच्च चरित्र का निर्माण करने के लिए गंभीर उत्पीड़न की आवश्यकता होती है। मेरा देश धरती के अंदर पाए जाने वाले खनिजों और बहुमूल्य पत्थरों से भरपूर है, लेकिन मैंने हमेशा यही माना है कि इसकी सबसे अमूल्य संपदा इसके नागरिक हैं जो शुद्ध हीरे से भी अधिक शुद्ध और सच्चे हैं। संघर्ष में इन्हीं सिपाहियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा था। समय समय पर बार बार मैंने पुरुष और महिलाओं को एक विचार के लिए अपना जीवन संकट में डालते हुए और न्यौछावर करते हुए देखा। मैंने उन पुरुषों को देखा है जो टूटे बिना हमलों और प्रार्थनाओं को सहते हैं। वे हिम्मत और दुख सहने की शक्ति प्रदर्शित करते हैं जो अकल्पनीय हैं। मैंने सीखा कि साहस का अर्थ डर का ना होना ही नहीं बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना है। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता बल्कि वह है जिसने डर को जीत लिया है। कोई भी इंसान जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग या उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता। इंसानों को घृणा करना सीखना चाहिए और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जाता है, क्योंकि प्रेम इसके विपरीत इंसान के हृदय में अधिक स्वाभाविकता से आता है। यहाँ तक कि जेल के सबसे दुख भरे समय में जब मेरे साथी सिपाही और मैं दर्द सहन करने की अंतिम हद तक
पहुंच गए थे। मैंने एक सिपाही में मानवता की चमक देखी थी, शायद एक क्षण के लिए ही, लेकिन ये झलक मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु पर्याप्त थी। मनुष्य की अच्छाई वह आग जो छुपाई जा सकती है लेकिन बुझाई नहीं जा सकती। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक जिम्मेदारी अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरी जिम्मेदारी उसकी अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति होती है। एक नागरिक और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन जिम्मेदारियों को अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार पूरा करने में समर्थ है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में जन्म मुझे जैसे रंग वाले व्यक्ति के लिए ये दोनों जिम्मेदारियां पूरी कर पाना लगभग नामुमकिन था। दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति जो एक इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करे, उसे सजा दी जाती और अलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का प्रयास करता, उसे उसके परिवार और घर से जबरदस्ती दूर कर दिया जाता था और एकांत और विद्रोह की मंद रोशनी के साथ उसे अलग होकर जीवन जीने को मजबूर किया जाता था। मैंने प्रारंभ में मेरे लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था, लेकिन मेरे लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने जाना कि मुझे एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति की जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोक दिया गया था। मैं आज़ाद होने की लालसा के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैंने स्वतंत्र जन्म लिया था, हर तरह से आज़ाद उतना जितना मैं जानता हूँ। मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने की आज़ादी, मेरे गांव से बहने वाले स्वच्छ झरने में तैरने की आज़ादी, तारों के नीचे भुट्टा सेकने की आज़ादी और धीमे धीमे चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने की आज़ादी। जब तक मैं मेरे पिता की आज्ञा मानता रहा और मेरे कबीले के रीति रिवाजों से बंधा रहा, मुझे इंसानों या ईश्वर के बनाए नियमों से कोई परेशानी नहीं हुई। ये मैंने तब जाना जब मुझे यह ज्ञान होना प्रारंभ हुआ कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम था। जब मैंने युवा होने पर जाना कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी थी, तब मुझ में इसकी लालसा उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल मेरे स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था, अस्थायी आज़ादी, बिना रोक टोक के रात में बाहर रहने की। जो मुझे पसंद था वो पढ़ने की और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी। बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में मैंने अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने, आजीविका कमाने, शादी करने और परिवार बनाने की मौलिक और सम्मानजनक आज़ादी पर जोर दिया। ऐसी आज़ादी जिसमें न्याय संगत जीवन में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन तब मैंने धीरे धीरे यह जाना कि केवल मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई और बहनें भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी आज़ादी को ही नहीं छीना गया था, बल्कि जो मेरे जैसा दिखता था उन सभी की आज़ादी छीन ली गई थी। तब हुआ जब मैं अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया और तब मेरी अपनी आज़ादी की भूख बढ़कर मेरे लोगों की आज़ादी की भूख में बदल गई। इस इच्छा ने, जिसमें मैं अपने लोगों को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जीवन जीने की आज़ादी चाहता था, मेरा जीवन बदल दिया। इस इच्छा ने एक डरे हुए डरपोक नवयुवक
को बदलकर बहादुर बना दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले न्यायविद को एक मुजरिम बना दिया, जिसने एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को बेघर इंसान बना दिया, जिसने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक साधु जैसा जीवन जीने को मजबूर बना दिया। मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा गुणवान या आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं मुझे मिली हुई कम और सीमित आज़ादी का भी आनंद नहीं ले सकता, जब तक मैं यही जानता हूँ कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। आज़ादी अविभाजित है। मेरे लोगों में से किसी एक की भी बेड़ियाँ उन सभी पर बेड़ियाँ थीं और उन सब पर बेड़ियाँ मुझ पर लगी बेड़ियाँ थीं। मैं जानता था कि दमनकर्ता को भी उतनी ही आज़ादी चाहिए जितनी कि दमन होने वाले व्यक्ति को चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है वह नफ़रत का कैदी बन जाता है। वह पूर्वाग्रह और संकुचित मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद हो जाता है। यदि मैंने किसी अन्य व्यक्ति की आज़ादी को छीना है तो मैं वास्तविक रूप से आज़ाद नहीं हूँ। जैसे कि मेरी आज़ादी छीन लिए जाने पर मैं आज़ाद नहीं हूँ। दमन होने वाला और करने वाला दोनों की ही एक समान रूप से इंसानियत लूट छीन ली जाती है।